राजेश जी जुड़े हैं क्या? राजेश जी, कितना लोग जुड़े हैं? अट्ठाईस। तो हम लोग आज से डेट रखे थे 13 तारीख से बैच नया स्टार्ट करें। साउंड जा रहा है ना? यस सर। हाँ सर, साउंड आ रहा है। हाँ, कम आ रहा है? क्लियर है सर, एक बार। हाँ ठीक है, नहीं ना, आवाज क्लियर है सर। ठीक है। आज से रखे थे, ज्वाइन हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें उठा के आप फर्स्ट एग्ज़ाम दिए ही हैं और आप 19 का क्वेश्चन अवेलेबल है, सेम एज कॉपी 21 में क्वेश्चन आया है। वो तो बता ही रहे थे, लॉकडाउन कोरोना के काल में कोई कुछ क्वेश्चन में चेंज नहीं हो पाया था। शायद इस बार भी पार्ट 2 में बहुत कम चेंज मिलेगा। अब कितना चेंज होता है या हूबहू मिलता है, क्योंकि इतना जल्दी एग्ज़ाम का डेट आया तो उसमें भी सस्पेंस तो बना ही हुआ है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए। तो थोड़ा सा अप्लाई डेट आ गया? हाँ, डेट आ गया एग्जाम का? ना आप लोग का नहीं, जो आपके जो सीनियर थे वो लोग का डेट तो है ना 27 जनवरी से। हाँ, सेकेंड पार्ट का जो आपके सीनियर है, फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट जहाँ से आप लेंगे, जो सीनियर बना मीन्स 20-22 सेशन का पार्ट 2 का एग्ज़ाम 27 जनवरी से, उसका काउंसलिंग क्लास 12 से 20 है। थोड़ा समझिए, 12 से 20 है, 12 जनवरी से लेके 20 जनवरी है, और आफ्टर 7 डे के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। और शायद इसी तरह के शेड्यूल में आप लोग का भी एग्ज़ाम हो जाए कि काउंसलिंग क्लास जब भी हो जाए अप्रैल में, मोटा मोटी अप्रैल में होना चाहिए। काउंसलिंग क्लास जब भी ख़त्म होगा और 6-7 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम डेट रहेगा। 6-7 दिन हो या 3 दिन हो, 3 से चौथा रोज़, दोनों तरह का शेड्यूल बन रहा है। तो थोड़ा जो भी देखेंगे, आप पार्ट 2 में पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे दिए, आप अपने रिजल्ट से 90% भी आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, हमको प्रत्येक पेपर हमको क्लियर हो जा रहा है, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। पहला तो यही कि आपको एग्ज़ाम के लिए स्पेशल, जैसे इससे पहले इसी बैच में आप जो दिए हैं काउंसलिंग क्लास के महीना दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला था, होते होते 2-2.5 महीना लग गया। टाइम मिल गया आपको संभलने का, है ना? सही कह रहे हैं ना? यस सर। हाँ सर। सही बोल रहे, सही बोल रहे हैं। यदि 2 महीना टाइम नहीं मिलता, 1 महीना या 20 दिन के अंदर अंदर हो जाता, तो शायद हम भी मदद आपको नहीं कर पाते। और आप बहुत चाह के मुश्किल भी, होता है सर। हाँ, आप चाह के भी आप कहते कि मदद कर दीजिए, उस सिचुएशन में हम नहीं कर सकते थे। जी और इस सेशन से यही शेड्यूल बनने जा रहा है कि काउंसलिंग क्लास खत्म होगा, मैक्सिमम 7वां रोज आपका एग्जाम डेट आ जाएगा। मैक्सिमम 7वां रोज एग्जाम डेट आ जाएगा। तो फिर आप उस समय चाह के भी आप नहीं कर सकते कुछ, हम भी मदद नहीं कर सकते। आप लेना भी चाहे, कंटेक्ट में भी आएंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पेपर करना होगा अभी। आए क्या बोले? हेलो सर। हाँ हाँ, सर अगर रिजल्ट मार्च में आया तो हमारा एडमिशन तो सेकंड पार्ट 2 का तो वहीं पर है। मार्च में आपका हो सकता है 4 मार्च या 8 मार्च के अंदर रिजल्ट आ जाए, तो तभी हम लोग एडमिशन ले पाएंगे ना सर, हाँ। सेकंड ईयर? एडमिशन आप नालंदा ओपन में एडमिशन तभी हो सकता है। और उतरे तुरंत में एग्जाम फिर ले लेगा? एकदम आपका यदि 8-10 मार्च तक रिजल्ट आता है मोटा मोटी, तो आपको काउंसलिंग क्लास 24-25 अप्रैल से रहेगा। 3-4 मई तक आपको काउंसलिंग क्लास मैक्सिमम टाइम जाएगा,
और उसके 7वां रोज 10 मई के आसपास एग्जाम डेट हो जाएगा, इसी तरह का आएगा। आफ्टर काउंसलिंग क्लास 7 दिन के अंदर 7वां दिन एग्जाम स्टार्ट होगा मैक्सिमम शेड्यूल में। थैंक यू सर। हम ये कहना चाह रहे जो लोग भी हैं, आपको नहीं कहीं दिक्कत है, 3 क्वेश्चन लिख के सही लिख के आए हैं, उसमें कॉन्फिडेंस है 3 क्वेश्चन सही लिखे हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन असाइनमेंट सही है, तो आप सेकेंड पार्ट के तैयारी में लग जाइए। चूंकि सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्या था, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था कि कुछ थ्योरम में कुछ 15-20, हम भी बोलते थे 15-20% आपको एरर भी हो जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा है। लेकिन सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे तो आप मोटा मोटी 7 पेपर, एक पेपर को थोड़ा छोड़ दे, 60% पार्ट को निकाल दे, 6.5 पेपर में टोटल अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है। अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन होने से क्या है, जब तक टेक्निक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन बनाते इस क्वेश्चन को किस थ्योरी पे जाके बन रहा है, कैसे बन रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा आपसे, तब बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें है ये समस्या। उसके बाद पेपर 9, जो पहला पेपर सेकेंड पार्ट का है, पेपर 9 में साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज है, और आपके सेशन में जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके जो भी क्वेश्चन आप पकड़ेंगे सब में साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या आपके कॉलेज में साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना सीखे थे, जैसे एक ही क्वेश्चन रखे डायरेक्ट उसका वैल्यू निकालना, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है 3-4 टर्म है, 8 टर्म है, उसको एक ही बार इनपुट दिए आउटपुट ले आए, इस तरह का जिन लोगों को प्रैक्टिस है तो उन लोगों के लिए आसान है। बीएससी में हम लोग का था सर, बीएससी में था यस न्यूमेरिकल सर, एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स में है सर, हाँ, बीएससी स्टैटिस्टिक्स में। हाँ, जिनको जो यूज किए उनके लिए आसान है, नो डाउट उनके लिए आसान है, यही बात हम भी कह रहे हैं। जो यूज नहीं किए हैं उनके लिए समस्या है, थोड़ा इसमें एक्सटेंशन है, कर्व फिटिंग उधर उधर से ला करके क्वेश्चन रखा गया है। स्टैटिक्स जिसका बैकग्राउंड होगा तो उसमें कर्व फिटिंग वाला टेक्निक आया होगा। फिर आप में नया बेसल है, स्ट्रिलिंग है, इंटरपोलेशन में बहुत टफ फार्मूला है, और जब तक फार्मूला याद है उसको डेटा बनाए, टेबुलेटेड करे, तब जाके वो डेटा मिल रहा है। तो थोड़ा सा इसको पकड़ना सीखना होगा। हम लिख के भी देंगे तो दशमलव में 5 डिजिट में है, 4-4 लाइन, 5-5 लाइन, 7-7 लाइन कैलकुलेशन है, तो नंबर आपसे याद नहीं हो सकता है। जब तक आप कैलकुलेटर को ऑपरेट करना नहीं सीखेंगे, पता है कि हाँ ये पुट करते ये आता, लेकिन वह नंबर आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तब आ पाएगा। तो ये आपको सीखना होगा। उसी तरह पेपर 14 में जाएंगे ऑपरेशन रिसर्च में, आपके सेशन का इतना बड़ा बड़ा टेबल है, इस तरह का क्वेश्चन है, 4 टेबल 5 टेबल एक क्वेश्चन में बन रहा है, 6-6 7-7 एंट्री है, आपका लिखना हो तो उसको कौन इंटर कर गया कौन बाहर हुआ, 6-7 टर्म में, ऐसा आपको 6-7 कॉलम हुआ ऑपरेशन वाला। जैसे आप इस तरह से लिख दे रहे हैं, ये मान लिए x है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, और कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि 3 इक्वेशन ना हो, xb में 2, 5, 7, फिर आपको cb में मान लिए 0, 0, 0, 3 इक्वेशन है। ये आपका कहीं आप नाम लिखे हैं, तीन वेरिएबल x4, x5, x6, इसका डेटा लिखा हुआ है, सब लाइन में इसके सामने डेटा है। सबके सामने में, इसके सामने में यही डेटा रखा हुआ है, 5 है, 7 है, 6 है, 1 है, 0 है, 2 है, 5 है, 3 है, 0, 1, 0, 6, 8, 9, 0, 0, 1। अब इस तरह का टेबल उठा के देखेंगे तो कम से कम आपको 4-5 ऑपरेशन में अब होता है, इसमें निकालना पड़ता है कौन सा इंटर किया कौन बाहरी। यदि कोई सिंप्लेक्स पढ़े होंगे, ड्यूअल सिंप्लेक्स पढ़े होंगे, फेज 2 पढ़े होंगे, फेज 1 फेज 2 ड्यूअल सिंप्लेक्स में, फिर आप ड्यूअल सिंप्लेक्स में आ जाइए,
उसमें फिर इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म उसको सोल्व करना, और ऐसा ऐसा 4 टेबल 5 टेबल बनता है, कौन कौन अंदर जाएगा कौन बाहर होगा। अगला ऑपरेशन बहुत खराब है, जब तक ये सीखेंगे नहीं, फुल्ली कहने का मीन्स है जब तक सीखेंगे नहीं तो लिखा हुआ चीज़ भी आप सॉल्यूशन देगा भी तो आप याद नहीं कर सकते हैं। तो धैर्य से जब भी कोई पढ़ाएंगे हम, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। टाइम है हम लोग के पास, मोटा मोटी जनवरी बीत रहा है, 10-12 जनवरी आ ही गया, तब इस 15-16 दिन में हम अल्टरनेट चलाएंगे। फरवरी से 4-5 फरवरी के बाद पर डे पढ़ाएंगे, तभी जा कर के पेपर में ला सकते हैं। सभी कम से कम 3-4 पेपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फुल्ली न्यूमेरिकल, उस टेक्निक को पकड़ा सकते हैं और आपको समझ में आएगा। हम जो प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे ही साथ में उस क्वेश्चन पर बेस वैसा प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते जाएंगे हर सेक्शन में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया है। और आप कोई भी आपके सोर्स में बुक अवेलेबल है, नालंदा वाला बुक तो है नहीं, उसमें बहुत है, कोई भी आप बुक जैसे 9 पेपर पढ़ा रहे हैं तो कोई भी आप उसमें, लालजी प्रसाद का है। लालजी प्रसाद की बुक में MSc लेवल का नहीं लिखा हुआ है, हाँ, तो कोई दूसरा बुक ले लीजिए। लालजी प्रसाद के MSc लेवल नहीं, कोई दूसरा बुक नहीं लीजिएगा, PDF शेयर कर देंगे, उसी में से देखिएगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। फाइनली उस चीज़ को ऑपरेट करना आना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। हम लोग से पूछे तो पार्ट 1 से ज़्यादा टफ काम है, टफ सिलेबस है पार्ट 2। पार्ट 1 में थोड़ा सा थ्योरम बेस होकर के क्वेश्चन आसान लगता है, कुछ टर्मिनोलॉजी छूटता भी है, नहीं 15 नंबर मिल रहा है, 16 नंबर मिल रहा है, 12 नंबर तो मिल रहा है, 11 नंबर तो मिल रहा है, लेकिन अप्लाइड में एक जगह गलत हो गए तो पूरा आपका गलत हो गया। पता चला कि शुरुआत में ही 2-3 स्टेज में गलत हो गया तो अगला थोड़े स्टेप मार्किंग पे नंबर मिलने जा रहा है। ये सब है। चलिए जुड़े हैं तो थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकल में आ जाए। कौन सा पेपर पहले पढ़ा दे, कौन सा पेपर शुरू करे? जो एक दूसरे से रिलेट होगा सर, जिसको पहले पढ़ने से दूसरा ये होगा। इसमें वैसा बहुत कम सर पेपर है। रिकॉर्डिंग में लगा दीजिएगा। हाँ लगा दिए, रिकॉर्ड लगा हुआ है ना सर? हाँ लगा हुआ है। तो चलिए तब पेपर 11 शुरुआत करते हैं। तब पेपर 11 का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका यूज, हाँ कुछ बोल रहे थे? पेपर 11 का यूज आपको पेपर 15 में भी है, कुछ पार्ट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पेपर 14 में उसका भी यूज है, और फ्लूइड डायनामिक्स में भी यूज है। डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में उस फार्मूला को, उस टेक्निक को उसमें लाते हैं। तो पेपर 11 ही शुरुआत करते हैं, और पेपर 11 के बाद तब यदि पेपर 11 शुरुआत करते हैं तब आपको फिर पेपर 15 पढ़ना पड़ेगा या पढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको फ्लूइड में आके पेपर 13 पढ़ाना होगा। फिर 12th पेपर क्लासिकल मैकेनिक्स जो पेपर 12 है उसको पढ़ना होगा, तो फिर दूसरे रास्ता में जा सकते हैं। 3-4 पेपर मोटा मोटी PD का ही सब में कंसेप्ट है। पेपर 11 सर आज शुरू कीजिएगा सर। पेपर 11 ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से पेपर है।
एंड हीट, देखो तो कौन वेव इक्वेशन, क्या कह रहे हैं? देखो सर क्लास में बोलना, और क्या कह रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशियल मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े है ना? हाँ सर, पढ़े हैं ग्रेजुएशन। बस थोड़ा देर ही है, कोई बर्डन लेने का जरूरत नहीं है। सर फर्स्ट पेज लाइए थोड़ा सर, आए पहला पेज लाइए सर। पहला पेज में कुछ लिखे ही नहीं है तो। पेपर 11 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हीट वेव इक्वेशन। इसमें और 19 सर एक्सक्यूज मी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हीट वेव इक्वेशन। वेव नाम भी सुने हैं आप, हीट का भी नाम सुने हैं। इसमें दो पेपर ऐसे हैं जैसे 12 और 13 फुल्ली फिजिक्स बैकग्राउंड का पेपर है। तो लोग यदि 12th में अच्छा से नहीं पढ़ा है तो उनके लिए काफ़ी टफ सिचुएशन हो जाता है। मैथ तो है ही, लेकिन उसका फिजिकल सिचुएशन फिजिक्स से बन रहा है। इसमें जैसे y इक्वल टू वाई एक्स लिखा हुआ है ना? सर एमडी राज सिंघानिया की किताब ये तो अच्छी होगी। कुछ पेपर 11 में एमडी राय सिंघानिया की बुक अच्छी है। 11 पेपर के लिए अच्छी एमडी राय सिंघानिया का एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो अच्छा हाँ बुक सर है। हाँ एडवांस। हाँ सर है। एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो समझते ही हैं कि बताना पड़ेगा। इट हैज या दोज, ऐसे लिखे, इट हैज फुल फ्रीडम to take any value it want। जैसा वो चाह रहा है वैसा वैल्यू लेने के लिए वह स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंसी है, तब उस टर्म को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग डिफरेंशियल पार्ट में क्या हुआ? फॉर ऑल एक्स या एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर में कुछ भी एक्स चाहे, जैसा इच्छा है वैसा वेरिएबल, वैसा वैल्यू इस आर से लेता हो, तब एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अदरवाइज कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाता, नहीं एक्स का वैल्यू 0 ही लेना है, एक्स का वैल्यू 1 ही लेना है, या एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन दे के कहते तो वह इंडिपेंडेंसी नहीं होता। आर पर पूरे बात, इस आर को कहीं ब्रेक करके कहीं डोमेन लिख दिए, नहीं हम एक डोमेन लिख रहे हैं d इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। अब इसमें हम x बिलोंग कर दे d, तो इस d में फुल फ्रीडम टू टेक एनी वैल्यू इन 0 to 1, इस इंटरवल को ही रिस्ट्रिक्ट किए हैं।
तब इस इंटरवल में x को वेरिएबल कह सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग x लिख रहे हैं, कहीं आपको इस वेरिएबल का डोमेन का कोई स्पेसिफाई नहीं दिया हुआ है कि इसमें बात करना है, तब आपको एर्बिट्ररी डोमेन रियल नंबर है, रियल नंबर पे बात करना है। अब इसी में कोई कहता है कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं लिए? कॉम्प्लेक्स में वेरिएबल का मीनिंग, दो वेरिएबल का मीनिंग हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये पढ़े हैं z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई टाइप का, x को भी फुल फ्रीडम, y को भी फुल फ्रीडम, तब ऐसे वेरिएबल कॉम्प्लेक्स में आता होगा। जब सिंगल वेरिएबल लिख रहे हैं तब मैक्सिमम उसका चॉइस, उसका यूनिवर्स, इस x का यूनिवर्स r है, रियल नंबर है। इस y को यहां ईट लिखे हैं, इस y को लिख रहे हैं, y का मीनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मींस जो इंडिपेंडेंट पर जिसका आधार बना हो, ऐसा वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, तब उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे आप कोई फंक्शन लिखे, एग्जाम्पल में y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x कहाँ का मेंबर? r का मेंबर है। अब कहिए x जैसा जैसा r में होता y वैसा होता, x 0 होता तो y 0 हो जाता, x 1 होता तो y 3 हो जाता, x कुछ और होता तो y उसके क्रॉसपोंडिंग वो वैल्यू लेके आता। तो y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट। जैसे एग्जाम्पल लिखे y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो सभी लोग वाकिफ है, आखिर है ये क्या? क्या रिप्रेजेंट करता है? इधर का टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें प्लस माइनस 1 जोड़ दीजिए, y माइनस 1 इजकल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वह सर पैराबोला y प्लस 1 है इसमें, पैराबोला y प्लस 1 होगा सर। ठीक है। पुट कैपिटल Y इजकल टू y प्लस 1 और कैपिटल X इजकल टू x प्लस 1, देयरफॉर y इजकल टू इक्वेशन बन गया आपको एक्स स्क्वायर। ये क्या चीज का इक्वेशन है? पैराबोला का सर, सिमेट्रिक टू पैराबोला। एक्स, पैराबोला का है। पैराबोला कैसा पैराबोला? ये पॉजिटिव फॉर्म में है। सिमेट्रिक टू एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस, एक कैपिटल X लिखे, एक कैपिटल Y लिखे, एक कैपिटल X लिखे। कैपिटल X मीन्स 0 0, और सिमेट्रिक किसके अबाउट? x में 2 डिग्री के पोलिनोमियल है, x में 2 डिग्री का इवन डिग्री रहता है, यानी x के जगह माइनस एक्स रखिएगा, इक्वेशन कैन नॉट चेंज, दैट आर सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला दोनों को x इजकल टू 0, y इजकल टू 0 कह दिए, ये 0 0 आ गया। ये इस तरह का पैराबोला है। यदि ये पुराने एक्सिस में देखते x इजकल टू 0, पुराने एक्सिस में देखते ये क्या लिख सकते थे? पुराने में ये आपका x है, ये y है, ये x इजकल टू 0, x प्लस 1, x इजकल टू माइनस 1, y इजकल टू 0 माइनस 1।
इस तरह का पैराबोला है। हमको एक ग्राफ बनाना नहीं है, ग्राफ से कोई मतलब नहीं है कि ये आ रहा है। मेरा केवल इतना विजुलाइजेशन है, एक कर्व दिया हुआ है, एक्स वेरिएबल है, फिक्स नंबर है, एक्स को वेरिएबल रखे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखे, दोनों एक ही चीज है। ए आपको कैपिटल एक्स में, ए स्मॉल एक्स वाई में। ये इसका ग्राफ है, ये इस टर्म का ग्राफ है। इसका ग्राफ ए लिखे और इसका ग्राफ 2 इसको लिखे। केवल हम इसलिए लाए हैं कि यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाता है, फैमिली ऑफ कर्व का कंसेप्ट आता है। व्हाट इज द फैमिली ऑफ कर्व, इसलिए हम ये लाए हैं। अब देखिए एक कितना कर्व है, हाउ मेनी कर्व, इसमें या इसमें कितना कर्व, एक कितना कर्व है, एक कर्व है, यूनिक कर्व। जी सर। यूनिक कर्व। आगे बढ़ा दे, केवल समझने के लिए पीडीएफ Yes, sir. शेयर कर देंगे, कोई सब नहीं है, खाली समझना है दोनों बात में डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई एक्स तो हो गया, सिंस y is equal to yx, y is equal to yx, so dy by dx, पूरा यूजुअल मीनिंग समझते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 y x प्लस डेल्टा x माइनस वाई एक्स बाई डेल्टा एक्स, या इसी फॉर्म को लिख दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। या एक्स नहीं लिखिएगा तो एच लिख दीजिए, एच। ये तो मीनिंग समझ में आता है, क्या है लिखा हुआ, समझते हैं ना मीनिंग, थोड़ा बोलिए। यस सर। ये जो लिखा हुआ ये कौन सा वेरिएबल, y कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल सर। डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक टर्म कहलाता है रेट ऑफ चेंज, जी सर। रेट ऑफ चेंज with respect to x, y with respect to x। ग्राफिकल सिचुएशन में जाते रेट ऑफ चेंज का मीनिंग, कोई फंक्शन ले लिए, ये फंक्शन है आपका, ए पॉइंट x है, ए पॉइंट कहीं x प्लस एच है, इस पर x पर y है, ए एक्स वाई है, और ए पॉइंट x प्लस एच पर y x प्लस एच, ये वैल्यू है। इस दोनों वैल्यू को ज्वाइन कराए, ये भी पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, यही y x प्लस एच बाय वाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपको h, ये बीच का डिस्टेंस है आपका, y x प्लस एच माइनस वाई एक्स।
यदि सिंपल ये लिमिट केस नहीं लाते y x प्लस एच माइनस वाई एक्स, इसमें x प्लस एच माइनस एक्स से भाग लगाते, ये क्या देता? ये ट्रायंगल बनाए, परपेंडिकुलर डाल लिए, ये अल्फा एंगल हो गया, तो टेन अल्फा हो जाता ये। देखिए तो टेन अल्फा ये m है, स्लोप सर। bm that are bm by am। ये क्या होता? कोड का स्लोप है। दिस इज स्लोप ऑफ कोड विदाउट लिमिटिंग सिचुएशन में। ये कोड इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से कितना इंक्लाइंड है, वह चेंज ऑफ y दो पॉइंट पर, चेंज ऑफ x उसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू, दैट गिव्स टू रेट स्लोप ऑफ द कोड, दैट मीन्स स्लोप ऑफ कोड। कोड ए बी। जब आप कह रहे हैं डेल्टा एक्स एच अप्रोचेज टू जीरो, एच अप्रोच टू जीरो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? बी पॉइंट अप्रोचेज टू ए है। इफ हाँ सर। बी अप्रोचेज टू ए, दैट इंप्लाइज एच अप्रोचेज टू जीरो, और h अप्रोचेज टू जीरो है, h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तब ये आर्क जो दिख रहा था, यह आर्क बहुत छोटा होता तो कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन जैसा। स्ट्रेट लाइन उस सिचुएशन में ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ, दिस इज थीटा। सो टेन थीटा that are limit h tends to 0 y x plus h minus y x by h। that means जब लिमिटिंग सिचुएशन बना रहे हैं तो यह कोड का जो स्लोप था वह टेंजेंट के स्लोप में कन्वर्ट हो जाता है। उस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx से। dy by dx, दिस आर क्या हो गया? dy by dx, दिस इज टेन थीटा, मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट सिंपली dy by dx निकालना, टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है इस पार्टिकुलर पॉइंट पे। कब? वह तब एग्जिस्ट करता है कि कोई कोड उस पॉइंट पर टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाए। तब उस समय जब अप्रोचिंग वैल्यू लगाएंगे, अल्फा किधर अप्रोच कर जाएगा? थीटा के तरफ। दैट मीन्स अल्फा अप्रोचेज टू थीटा, यानी कोड कन्वर्ट हुआ टेंजेंट में। उस टर्म को dy by dx लिखते हैं। आगे बढ़ा दे। एग्जाम्पल है आपके हाथ में, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और dy by सॉरी y इक्वल टू एक्स प्लस सी। इसका dy by dx क्या आएगा? y डिपेंड कर रहा है x पे। हेयर Yes. c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
यहाँ dy बाई डी एक्स निकालते क्या मिलता, 1 सर। और ये dy बाई डी एक्स निकालते क्या मिलता, ये भी 1 इस दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों सेम चीज है या दोनों में से कोई चीज डिफर कर रहा है? कांस्टेंट, वो 1 भी कांस्टेंट है, सी भी फर्स्ट में सिंगल कर्व को शो कर रहा है, सेकंड फैमिली ऑफ कर्व को शो कर रहा है, नहीं, सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को शो कर रहा हम है। ये कह सेकंड रहे हैं ये dy बाई डी एक्स ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या है, और ये dy बाई डी एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लोप जा रहा है सर, वो इक्वेशन का स्लोप है, लाइन का स्लोप। ये भी Line. स्लोप है सर, दोनों स्लोप है। दोनों स्लोप में अंतर नहीं है कुछ, यहाँ भी स्लोप कह दे, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन स्लोप का कह दे, इक्वेशन सी का करने पर सर y का वैल्यू y चेंज होते इक्वल टू रहेगा। mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये भी तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। सर वहाँ लेकिन सर सी में जो है सर वहाँ पे सर 1 2 दिया नहीं ना सर, कुछ भी हो सकता है सर सी में, तो सर अब वहाँ 1 फिक्स है सर, वो हो गया हाँ, ना, वो सी का वैल्यू अब वहाँ पे सी का वैल्यू फिक्स नहीं है सर। इस दोनों में डिफरेंट पैदा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इस दोनों नोटेशन में ये जो लिखा हुआ है और ये लिखा है दोनों सेम आर्गुमेंट को, सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है या दो डिफरेंट थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? सेम है, सेम है। सेम थिंग है सर। ठीक है, सेम को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। सेम हो रहा है। ठीक है, देखिए सेम है या डिफरेंट है। इस एडिवेटिव कांस्टेंट का मीनिंग समझ में आया क्या लिखा हुआ है? बदलने वाला, बदलने वाला, वेरी करने वाला। सी एडिवेटिव कांस्टेंट है, इसका मीनिंग सी का फुल फ्रीडम टू टेक एनी वैल्यू फ्रॉम आर। सी को अपने आप में इंडिपेंडेंसी है जिसको एक्स से कोई लेना देना नहीं है। सी का अब जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट था उसी तरह एडिवेटिव कांस्टेंट का कंसेप्ट है, बट ये जो y कह रहे हैं x पे डिपेंड कर रहा है, साथ में एडिवेटिव कांस्टेंट है। यदि आप y का मीनिंग देखेंगे तो y दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x पर भी और c पर भी। c एडिवेटिव कांस्टेंट कह दिए तो एडिवेटिव का एक क्लासिफिकेशन अलग है, उस इंडिपेंडेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सी कहाँ का मेंबर? आर का। इट हैज फुल फ्रीडम टू टेक एनी वैल्यू फ्रॉम आर, कोई भी वैल्यू लेने के लिए तैयार है। यदि आप सी का वैल्यू 0 ले लेते तो क्या होता? ये c इजकल टू 0 हो जाता, y इजकल टू x। ओरिजिन से पास, ओरिजिन से पास करता हुआ। यदि c का वैल्यू 1 होता तब माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू सी हो गया, c का वैल्यू 1 हो गया, x प्लस वाई सी इजकल टू 1 ले लिए, ये कितना हो गया? यानी x इंटरसेप्ट -1, a -1 0 और y 0 1।
आपको y इजकल टू x प्लस 1। यदि c का वैल्यू -1 ले लेते, माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू -1 ले लेते, x इंटरसेप्ट 1 0, y वैल्यू सेम बात इस तरह से लाइन आता, ये हो गया आपको y इजकल टू x माइनस 1 का। अब देखिए c का वैल्यू 0, तो ए लाइन, c का वैल्यू ए दूसरा। यदि आप c का वैल्यू हाफ ले लेते, कोई बीच से तीसरा लाइन पास करता, y इजकल टू हाँ y इजकल टू x प्लस हाफ। यदि माइनस हाफ ले लेते तो इस बीच से कोई लाइन पास करता, y इजकल टू x माइनस हाफ, ए सी इजकल टू सब पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन होता, सब पैरेलल है, सब पैरेलल लिखने का प्रयास, ड्रॉ करने उतना मेहनत कौन करेगा, सब पैरेलल लाइन होता। अब यहाँ से 0 से हाफ के बीच में ऐसा, फिर 1/2 के c इजकल टू हाफ के जगह यदि -1/4 लेते तो बीच में कोई दूसरा लाइन होता, y इजकल टू x माइनस 1/4, फिर इस बीच में कोई दूसरा लाइन होता। इस बीच में लाइन खींचते जाइए, और c r का मेंबर है। 0 और हाफ के बीच में c का कितना चॉइस, हाउ मेनी चॉइस, एनी मोर, इनफाइनाइट चॉइस हो गया, इनफाइनाइट चॉइस हुआ। ये जो बीच का लाइन गैप देख रहे हैं, यह सब गैप कोई न कोई स्ट्रेट लाइन दैट आर पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल में ये शिफ्ट होते गया। आपको हम ये स्ट्रेट लाइन लिख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन फिलअप हो गया। ये जो बोर्ड दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस बोर्ड इज मेड अप बाय द स्ट्रेट लाइन which is parallel to y equal to x plus c, x plus c। इसका एलिमेंट्री, जो इस बोर्ड का एलिमेंट्री टुकड़ा है, वह y equal to x plus 1 टाइप का है, y equal to x plus 2 है, y equal to x plus हाफ है, y equal to x plus 1/4 है, -1/4 है। जो भी आप लेंगे वह स्ट्रेट लाइन y equal to x plus c, इसके पैरेलल लाइंस, इसका ये एलिमेंट है। सबसे स्मॉलेस्ट टुकड़ा इस सरफेस का यह एलिमेंट है। कुछ भी, किसी भी कर्व का इसका स्लोप कितना, स्लोप कितना इसका आएगा, मिल जाएगा 45 सर, 45 सर, 45 सर, 45 1 सर, 1 आ जाएगा स्लोप m इक्वल टू 1। इस लाइन का कितना, 1 सर, 45 इसका उतना ही सर, उतना ही आएगा। सबका एक ही स्लोप आया। और ये y इक्वल टू x प्लस 1 लाइन, इसका भी स्लोप आया आपको 1 ही। जब पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और एक क्या रिप्रेजेंट किया, इस फैमिली में जितने कर्व है सबका स्लोप क्या है, 1 जनरल। ये दिस इज द कॉमन स्लोप ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। इस फैमिली में जितने कर्व है उस सभी का कॉमन स्लोप dy by dx है। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन को नोटेशन दे रहा है। जब पूरे फैमिली का एक प्रकार का करेक्टर आया, चाहे dy बाई डी एक्स में आता, 2 ऑर्डर में निकालना पड़ता, 3 ऑर्डर में निकालना पड़ता, पूरे फैमिली का एक करेक्टर इन डी अपन डी एक्स के फॉर्म में डेरिवेटिव के सेंस में आता, दिस रिप्रेजेंट कॉमन टेंजेंट, कॉमन स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, कॉमन स्लोप ऑफ टेंजेंट इन family of curve in a common slope of tangent of family of curve. So this is the differential equation. कौन सी कॉपी लेना है? देख लो हिंदी है। ये स्लोप नहीं कह सकते हैं। स्लोप कहना होता तो पूरे उस फैमिली के जितने कर्व है उस सभी कर्व का कॉमन स्लोप है, एवरी कर्व का वही स्लोप है, सिंगल एक कर्व का नहीं है। देखिए ना, dy बाई डी एक्स निकाले, फॉर ऑल सी हो गया ना, फॉर ऑल सी जितने कर्व था सबका तो स्लोप हो गया। स्लोप जब भी निकालने का टेक्निक है, यूनिक कर्व का स्लोप निकलता है। दिस इज स्लोप, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। आशा रखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स कब डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, कब स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, इस बात में डिफरेंस समझ में आ गया होगा या नहीं आया? यस सर, यस सर। जब भी आपको कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे या डिफाइन करेंगे, कहीं यूज करेंगे, सोल्व करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व के लिए होता है, भले ही dy बाई डी एक्स ही लगाना पड़े, और सिंपल एक कर्व है उस फैमिली में, एक ही कर्व है, तब क्या लिखते उसको? स्लोप है। dy बाई डी एक्स ही निकालते, उसका मीनिंग स्लोप, फैमिली ऑफ कर्व है, तब वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। an equation involving derivative या derivatives of dependent variable या वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू, गलती बोल रहे थे, विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, then the equation is said to be differential equation. एग्जाम्पल में dy बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ लिख दिए x प्लस वाई। इस इक्वेशन में डेरिवेटिव ऑफ dy डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ y क्या रिप्रेजेंट किया? डिपेंडेंट वेरिएबल, dx इंडिपेंडेंट। कोई इसी को लिख देता
dx by dy 1 by x plus y। अब क्या है? एक्स सर डिपेंडेंट है। एक्स डिपेंडेंट है। अब कोई इसका सॉल्यूशन निकालना होता तो y को इंडिपेंडेंट जैसा ट्रीट करते, यहां सॉल्यूशन निकालना होता तो x इंडिपेंडेंट जैसा ट्रीट होगा। जी सर। ठीक है। और कोई ऐसा लिखा हुआ है, अब क्या? अब इसको सर हल करके निकालेंगे सर। सर सॉल्यूशन करेंगे इसको, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, चाहे डी by dx भी निकल सकता है, dx by dy भी निकल सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफिनीशन में तो है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अंदर इंटर करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, तब यहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पता नहीं कर सकते हैं। आपको जो इच्छा है, x को इंडिपेंडेंट माने, y को डिपेंडेंट, वैसा सॉल्यूशन कर दीजिए। नहीं ऐसा हुआ तो y को इंडिपेंडेंट मान लीजिए, x को डिपेंडेंट मान लीजिए, वैसा सॉल्यूशन किए। यदि ऐसा भी नहीं हुआ तब क्या होगा? तब आप पेपर 2 में पढ़ के आए हैं कि ये एक्स वाई यदि कोई फंक्शन आगे बढ़ जाए, यहां ना तो यहां डिपेंडेंट ए है, डी लिख देते हैं डिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट है, डी मीन्स डिपेंडेंट, चलिए यही लिखते हैं। एक्स इंडिपेंडेंट है, यहां ए डी डिपेंडेंट, एक्स इंडिपेंडेंट। यहां कैन नॉट कंक्लूड व्हिच ऑफ दीज इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। कोई कहता है एक्स है, एक्स करके देखिए सोल्व हो गया उसमें, तब वह ट्रीट करता होगा एक्स इंडिपेंडेंट जैसा। वाई में सोल्व हो गया तो हो सकता है वाई इंडिपेंडेंट सा ट्रीट हो जाए। कहीं एक्स इसलिए सर इंटीग्रेशन में किसी के भी रिस्पेक्ट में कर देते हैं सर, इंटीग्रेशन जब होता है तो इसका। हाँ देखिए, वहां वो अंदर में जाकर के यही बात हम भी कह रहे हैं, किसी को एक्स के रिस्पेक्ट में करते यदि सॉल्यूशन हो जाता, तब तो इस फंक्शन में एक्स इंडिपेंडेंट सा ट्रीट होता होगा, तभी ये बना। हाँ सर। कोई y में सोल्व कर देते, यदि सोल्व हो जाता तो y इंडिपेंडेंट जैसा होता। तब इस फॉर्म को और जस्टिफाई किया कि ये पढ़े आप, df f यदि आपका फंक्शन दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0 है, तो df इजकल टू fx dx प्लस fy dy that equal to 0. That means fx dx प्लस fy dy। ये कौन सा डेरिवेटिव है? यहाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट, हाँ टोटल डेरिवेटिव, दिस इज टोटल डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव। अब इस सिचुएशन में एक्स वाई दोनों का दोनों रोल क्या है? इंडिपेंडेंट जैसा ट्रीट होना। तब इस इक्वेशन को ऐसा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये सोल्व होता होगा कब? इज सेट टू बी एग्जैक्ट, इज सेट टू बी एग्जैक्ट इफ डे बाय एम बाय डे बाय वाई इक्वल टू डे बाय एन बाय डे बाय एक्स। एम का वैल्यू एफ एक्स है, एम का वैल्यू क्या है? एफ एक्स, डे बाय डे बाय वाई, डे बाय डे बाय एक्स, एफ डे बाय डे बाय एक्स, डे बाय डे बाय एफ वाई। दैट मीन्स एफ वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये कौन सा कंडीशन है? तुरंत पढ़ के आए हैं आप, एग्जाम दे करके आए हैं। लेग्रांजेज कंडीशन था। हाँ सर। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है तो एक कंडीशन होना चाहिए, उसी कंडीशन को एग्जैक्ट कंडीशन कहते हैं।
तब यहाँ से इंटीग्रेशन करने का रूल चेंज हुआ, हाँ एग्जिट का कंडीशन सिचुएशन पे करते। इसका एप्लीकेशन हम लोग के पार्ट में बहुत ज़्यादा है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर में एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करेंगे। पार्शियल में बार बार आएगा, फिर पूछिएगा तो हम पहले ये पढ़ा देंगे कैसे इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, कैसे बन रहा है, तब हम पीडी वाला सेक्शन में जाएंगे। तो यही इंड करके हम लोग फिर 15 जी सर, तारीख end से कर- जुड़ते हैं, 15 तारीख से जुड़ते हैं। जी ठीक है। Sir, हाँ for part 2, 2021 question paper to be prepared, sir. 19 and 20 are same. 19. 19 का प्रिंट आउट निकाल लिया। हाँ, both question are same. Only change the question number. 2017 But in part 2, question is based on applied type. Applied type means Yes. problem based. Yes, sir. So work on problem, how to solve that particular type of problem. If one of the data is changed, so all question are changed. If that situation how to solve, ये आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये लगेगा कि हाँ क्वेश्चन सेम है, उसमें जाएंगे कि एक आध बीच में डेटा चेंज है। Yeah, yes. 19 और 21 में ऐसा बात नहीं है, कोरोना पीरियड में एकदम उस पर कुछ किया ही नहीं, वैसा ही पूछ दिया है। लेकिन उससे कुछ डेटा पहले आप इंटरचेंज कराएंगे तो बहुत जगह चेंज मिल जाएगा आपको। कम से कम 3-4 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बीच क्वेश्चन में किसी का लिखा है 7.23, अगले बार दे दिया 7.03। इस तरह का काम बारीकी से काम किया हुआ है। आप वो यदि काम नहीं करेंगे तो वहां दूसरा डेटा पे कैसे काम कर लेंगे? तो थोड़ा सा सीखना यही है हम लोग को, काम सीख जाए, काम कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको ज्यादा करना होगा। फर्स्ट पार्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा प्रैक्टिस का इसमें जरूरत है, क्योंकि एक स्टेज से दूसरा स्टेज न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है तो बहुत चेंज आ जा रहा है। वह चेंज आप नहीं सीख पाएंगे तो कैसे चेंज ला पाएंगे? ठीक है, काम करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, एकदम आएगा। Yes, sir.